हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस। इस कोर्स में मैं बात करूंगा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है RCC। आप देख सकते हैं कि सीमेंट का बना हुआ कंक्रीट है जो कि रीइंफोर्स्ड है। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आपने इस कोर्स को पूरा डिटेल में सभी लेक्चर्स अच्छे से देख लिए तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपके एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे आपसे। बस कंसेप्चुअल देख लेना। RCC एक ट्रेन की तरह है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं समझ में लगा तो अगला लेक्चर नहीं समझ लगेगा। इट इज लाइक अ ट्रेन। मैं आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा, इसकी बिल्कुल पिक्चरिस्क फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितना बेटर हो सकता है उतना समझाऊंगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप एक भी लेक्चर मिस नहीं करना और उस लेक्चर को अच्छे से समझना है। अगर कोई भी डाउट है तो उस टाइम कोशिश करना कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चलूंगा इसमें मैं आपको ओवरव्यू हल्का सा दे देता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये जो RCC है इसका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो लेटेस्ट कोड है वो है IS 456-2000। IS 456-2000 के हिसाब से हम चलेंगे। इसको हम कहते हैं लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स, लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब लिमिट स्टेट डिजाइन से पहले वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन भी था, ये भी मैं आपको कराऊंगा। अब ये वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट ये होता क्या है अभी आपको हो सकता है ना समझ में लग रहा हो, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इन डेप्थ सबका मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा। बस जस्ट आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमारा जो एक कोर्स होगा दिस विल प्राइमरीली बी ऑन IS 456-2000 विच इज लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए हम क्या क्या करेंगे। हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ये RCC सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। सबसे पहले कंक्रीट के, कंक्रीट होता क्या है ये मैं बताऊंगा अभी इस लेक्चर में। फिर मैं आपको आइडियलाइजेशन बताऊंगा कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय स्ट्रक्चरल डिजाइन। अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइन करना चाहते हैं उसका क्या मतलब होता है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा फ्लेक्सुरल डिजाइन की, यानी कि बीम्स के डिजाइन की। कंप्लीट थॉरो देखेंगे उसको, बहुत अच्छा है वो। अगर आपको बीम्स का डिजाइन अच्छे से समझ लग गया तब मैं बीम्स का डिजाइन करने के बाद आपके जाऊंगा कॉलम्स पर, फिर स्लैब पर, फिर फुटिंग्स पर, फाउंडेशन और भी कुछ इन बिटवीन, कुछ इन डेप्थ हम देखते रहेंगे। और एंड में हम देखेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट तो लास्ट में देखेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखना है। व्हाट इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम क्या देखते हैं, कोई कंक्रीट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हम कंक्रीट की स्टडी करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब मैं बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कंक्रीट कहते हैं किसको है। सबसे पहले कंक्रीट देखते हैं। तो देखिए, कंक्रीट एक मिक्सचर है। Concrete is a mixture of cement, fine aggregates, coarse aggregates, water and certain admixtures. सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड मिक्सचर्स। अब एक एक करके इनका अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो मुझे कंक्रीट मिल जाएगा। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर। तो मैं बता दूं कि जो कंक्रीट है ना दैट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस, अब ये हेट्रोजीनस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, एक फेज नहीं है, कई डिफरेंट फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, अलग अलग फेजेस हैं, मिक्स पूरा नहीं है। बट हाँ, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखूंगा, दूर से देखता हूं तो मुझे कंक्रीट लगता है कि होमोजीनस है। दूर से देखने पर ये होमोजीनस लगता है, बट पास से देखने पर, यानी कि इफ ऑब्जर्व्ड माइक्रोस्कोपिकली, ये सब मैं आपको बताता हूं अभी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, बस अभी के लिए आप कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूंगा तो ये क्या दिखता है, हेट्रोजीनस, मतलब बहुत पास आकर मुझे दिखता है कि सब कुछ अलग अलग है। बट अगर मैं इसको ब्रॉडर व्यू में देखूंगा, यानी कि अगर मैं मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखता हूं, मैक्रोस्कोपिक
तो मैक्रो मीन्स बाहर से, तो जब मैं मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखूंगा तो ये होमोजीनस है, होमोजीनस, ये होमोजीनस व्यू हो जाएगा। समझ गए हैं बात को आप? ओके, सो होमोजीनस मैक्रोस्कोपिक, हेट्रोजीनस मीन्स माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमें ये दिखेगा। अब इनका मिक्सचर करने पर मुझे कंक्रीट मिलता है, तो एक एक करके समझते हैं। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें प्राइमरीली लाइम और सिलिका डला हुआ है, और भी इसमें कई सारे मिक्सचर हैं जैसे कि एल्यूमिना, मैग्नीशिया एंड देयर आर सेवरल अदर कंपाउंड्स, बट प्राइमरीली इसमें सिलिका और CaO यानी कि लाइम होता है। इसकी डिटेल हम देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो अभी के लिए बस आप सीमेंट ये समझ लें, एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है किसका? लाइम और सिलिका का। मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ SiO2 प्लस CaO प्राइमरीली, और भी इसमें बहुत कुछ है। फिर देखते हैं फाइन एग्रीगेट क्या है। तो फाइन एग्रीगेट हम डिनोट करते हैं Fa से, फाइन एग्रीगेट Fa। अभी फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, ठीक है। तो सैंड क्या होती है? मतलब फाइन एग्रीगेट्स यानी कि वो एग्रीगेट विच आर फाइनर देन 4.75 मिलीमीटर। फाइन एग्रीगेट हम उसको कहते हैं जो कि 4.75 मिलीमीटर से कुछ कम होते हैं, ये होता है फाइन एग्रीगेट। और अगर आप कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे तो कोर्स एग्रीगेट होता है Ca यानी कि विच इज ग्रेटर देन 4.75 मिलीमीटर, विच इज कोर्सर देन 4.75 mm, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूंगा, ये फाइन एग्रीगेट क्या हो गया? सैंड हो गई। कोर्स एग्रीगेट क्या हो गया? ग्रेवल, ये ग्रेवल हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर। वाटर जो हम कंक्रीट में मिक्स करते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर जैसा ही होता है, मतलब जो वाटर आप ड्रिंक पर्पजेज के लिए यूज करते हैं वो ही वाटर आप कंक्रीट में मिलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एडमिक्सचर्स होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि हमें कंक्रीट की प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए डालने पड़ते हैं, एडमिक्स करने पड़ते हैं। मतलब एडमिक्सचर्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स, जैसे मैं अभी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जैसे कि वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, उनको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू जो साइट कंडीशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडमिक्सचर्स डालते हैं टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, कंफ्यूज मत होना, ये फाइन एग्रीगेट है और ये कोर्स एग्रीगेट है। ये मैंने बताया 4.75 mm जो है वो डिमार्केशन है, मतलब जो 4.75 से कम होगा उसको मैं फाइन कहूँगा, जो 4.75 से ज़्यादा होगा उसको मैं कोर्स कहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग देखते हैं वहाँ पर हम फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं। तो जब मैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करता हूँ, फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है? विच इज फाइनर देन 0.075 mm, एंड कोर्स ग्रेन सॉइल होती है विच इज ग्रेटर देन 0.075 mm। सो दिस इज फाइन ग्रेन सॉइल। तो अगर मैं देखूंगा ये सैंड जो है ना, सैंड इज अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। सैंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है बिकॉज ये 0.075 mm से ज्यादा है। 0.075 mm से कम कौन होता है? सिल्ट और क्ले। जबकि अगर मैं कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करूंगा तो यहां पे आ जाता है सैंड और ग्रेवल। तो सैंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि सैंड इज अ कोर्स ग्रेन सॉइल, हाउएवर इट इज अ फाइन एग्रीगेट। जो ग्रेवल है, ग्रेवल इज अ कोर्स ग्रेन सॉइल एज वेल एज अ कोर्स एग्रीगेट। बट सैंड याद रखिए, सैंड फाइन एग्रीगेट है बट कोर्स ग्रेन सॉइल है। आई होप कि ये आपको बात समझ लगी है, ठीक है। तो हमें कंक्रीट का कुछ बेसिक बात पता लग गई। तो हेट्रोजीनस और होमोजीनस और ये डिफरेंट, ये बातें आपको पता लग गई हैं कंक्रीट के बारे में। अब देखिए आगे लेकर चलता हूं आपको। अब मान लो कि आप बात करते हो कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि सर आपने एक स्ट्रक्चर को, लेट्स से कि आप बीम बना रहे हैं या कॉलम बना रहे हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर को सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ही क्यों नहीं बना देते, आप उसको रीइंफोर्स क्यों करते हो? तो उसका रीजन है, आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर बनाएंगे तो देखिए होगा क्या। मान लो कि आपके पास एक बीम है। बीम आप सब जानते हैं, बीम एक ऐसे मेंबर को कहते हैं जिस पर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड आता है, उसको हम कहते हैं बीम, है ना।
तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर बीम आया। अब इस बीम में क्या क्या आएगा, इस बीम में एक तो टेंशन आएगी और दूसरा कंप्रेशन आएगी, दोनों आएंगे क्योंकि बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अब लेट्स से दैट हम इस टोटल बीम में सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होगा उसमें सिर्फ कंक्रीट है। कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी आप याद रखिए, कंक्रीट इज वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन, कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, आई शुड से गुड इन कंप्रेशन बट वेरी वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन। ठीक है, ये देखिए, अब अगर आपने सिर्फ कंक्रीट डाला, प्लेन कंक्रीट रखा, तो ये कंप्रेशन तो ले लेगा कंक्रीट, बट टेंशन कौन लेगा? टेंशन में तो कंक्रीट बहुत फेल कर जाता है, टेंशन में तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 के बराबर है, बहुत कम मानते हैं। रादर मैंने अभी आपको बताया कि जो कोड है IS 456-2000 जो कि जिसके करस्पॉन्डिंग हम चलेंगे, उस कोड के अकॉर्डिंगली कंक्रीट की तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 माननी चाहिए उस कोड की अकॉर्डिंग। हालांकि मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अगर किसी भी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी भी है उसकी 1/10 होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यह बात समझ गए हैं। तो टेंशन कौन लेगा अगर आपने सिर्फ कंक्रीट डाल दिया? तो इसलिए हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज नहीं करते। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें जहां पर टेंशन आ रहा है ना, तो जैसे कि ये सैगिंग है, सो सैगिंग में मतलब बॉटम में टेंशन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर स्टील बार्स डाल दूंगा, यहाँ पर मैं स्टील डाल देता हूँ। तो स्टील क्या करता है, इसमें जो ये टेंशन है वो टेंशन कौन ले लेता है? स्टील ले लेता है। बिकॉज स्टील, ध्यान रखिए, जो स्टील है दोनों में अच्छा है, इट इज गुड इन कंप्रेशन एज वेल एज गुड इन टेंशन। एक काफी कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि स्टील इज गुड इन टेंशन बट वीक इन कंप्रेशन। ये गलत है, ये ध्यान रखना है, एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में। जो स्टील है ना वो दोनों में ही अच्छा होता है, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी, जबकि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में अच्छा है, टेंशन में वीक है। तो इसलिए हम स्टील यहाँ पर डाल देते हैं। अगर हम चाहें तो स्टील को ऊपर भी डाल सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कंप्रेशन इतना ज़्यादा आ रहा है कि अकेले कंक्रीट से बात नहीं बनेगी, तो फिर हम ऊपर भी डाल देते हैं यहाँ पर स्टील। अभी बिल्कुल बेसिक बात आप समझिए, धीरे धीरे करके सब बताऊंगा। आई होप कि ये क्लियर होगी बात कि पीसीसी क्यों डालते हैं, पीसीसी क्यों नहीं डालते, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम क्यों नहीं रखते, उसको रीइंफोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ती है। हेंस दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, कि कंक्रीट में स्टील सरिया डालना पड़ रहा है। तो आपको मैं सब बताऊंगा कि सरिया कितना डालते हैं, स्टील कितना डालते हैं। बट उससे भी पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। स्टूडेंट्स जनरली ना मुझसे पूछते हैं कि सर अगर इसको आपने रीइंफोर्स करना ही था तो सिर्फ स्टील ही क्यों, एल्यूमिनियम से कर लेते, कॉपर से कर लेते या किसी और से कर लेते। तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टील जो है ना, स्टील से इसको रीइंफोर्स इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अल्फा है, अल्फा ऑफ स्टील, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो अल्फा ऑफ स्टील is nearly equal to alpha of concrete, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का बराबर है। इसकी वजह से होता क्या है कि जब आप एक कंपोजिट सेक्शन बनाते हैं, मतलब एक जब आप आरसीसी सेक्शन बनाएंगे जिसमें कंक्रीट भी होगा और स्टील भी होगा, तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो उससे ये दोनों बराबर रहेंगे, तो कोई भी थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि जितना एक्सपेंशन इसमें आएगा उतना ही एक्सपेंशन इसमें आएगा ड्यू टू टेम्परेचर, जितना कॉन्ट्रैक्शन इसमें आएगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन इसमें आएगा ड्यू टू टेम्परेचर। तो कोई एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। जबकि अगर मैं स्टील की जगह एल्यूमिनियम से भी कर सकता था या कॉपर से भी करता हूं, तो वहां पर अल्फा डिफरेंट होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। तो आई होप कि ये बेसिक कुछ बातें थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। अब आगे चलता हूं। अब देखते हैं कि कंक्रीट या हम कहें आरसीसी का डिजाइन जो हम करना है, डिजाइन का मीनिंग क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, व्हाट वी वांट इज दैट आवर स्ट्रक्चर शुड फॉलो
थ्री ईज फॉलो करे। मतलब जस्ट एक बात बता रहा हूँ, जैसे जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको याद रहे, ताकि कोई भी स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन होता है ना, जैसे अगर आप एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हैं तो आप चाहेंगे कि आपका स्ट्रक्चर 3E थ्योरी फॉलो करे, 3 ईज हो। तो कौन से? सबसे पहले एलिगेंट, इकोनॉमिकल, आप समझ गए हैं, एलिगेंट है, इकोनॉमिकल है, एंड फाइनली एफिशिएंट। एलिगेंट मतलब दिखने में अच्छा हो, इकोनॉमिकल हो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, एफिशिएंट हो मतलब जिस पर्पस के लिए स्ट्रक्चर को बनाया गया है वो फुलफिल हो। सो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज एनीथिंग विच कैन ट्रांसफर द लोड्स। स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? जो कि विच इज मेड अप ऑफ सम मैटर विच कैन टेक द लोड, जो लोड को ले सके, रेजिस्ट कर सके एंड ट्रांसफर कर सके, लोड को ट्रांसफर कर सके। सो दीज आर द 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ ए स्ट्रक्चर। सो ये तीनों 3 ईज ध्यान में होने चाहिए। नाउ अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन के व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। जब हम कोई भी स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, क्योंकि इस पूरे कोर्स में मैं आपको क्या कराऊंगा, इस पूरे कोर्स में मैं आपको डिटेल में स्ट्रक्चरल डिजाइन कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए दैट यू बीइंग अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर, आपको आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपको फुलफिल करने हैं। सो मैं नेक्स्ट देखता हूं, विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्ट्रक्चरल डिजाइन। सो जब मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन देखूंगा तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कहें या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स कहें तो वो क्या है। सबसे पहले मैं देखता हूं सेफ्टी। सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। फिर बात करता हूं सर्विसेबिलिटी। देखिए दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आरसीसी और इसमें मेरा पर्पस रहेगा, इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको सभी टर्म्स से इंट्रोड्यूस कर दूं। जितना ज़्यादा आप इसी में सीख लेंगे ना, आप उतना ज़्यादा का एक फ्लेवर बन जाएगा। आरसीसी का फ्लेवर बनना बड़ा जरूरी है। अगर फ्लेवर बनने में मैं कामयाब हो गया तो आपको आरसीसी सिखाने में भी कामयाब हो जाऊंगा। तो सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी अभी समझाता हूं। और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इकोनॉमी का ध्यान रखेंगे हम, और क्या ध्यान रखेंगे? ड्यूरेबिलिटी, फिर मैं ध्यान रखूंगा एस्थेटिक्स का, ठीक है, फिर मैं ध्यान रखूंगा प्रैक्टिकेबिलिटी, एंड फिर मैं ध्यान रखूंगा फीजिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, ठीक है। तो ये सब मेरे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा स्ट्रक्चरल डिजाइन जो भी हो, किसी भी स्ट्रक्चर को जो मैं डिजाइन करूंगा, जो मैंने समझा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है जो लोड को ट्रांसफर कर सके। अब उसको डिजाइन करने के ये सभी ऑब्जेक्टिव्स मेरे फुलफिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज फुलफिल हो रही है बाकी नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो अच्छा स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं होगा। तो अच्छा स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है? सबसे पहले देखता हूं सेफ्टी। तो ऐसा ना हो कि जब आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस पर स्ट्रेसेस इतने ज्यादा आ जाएं कि वो स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएं। तो जैसे ही स्ट्रेसेस स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएंगे तो फेलियर हो जाएगा। तो व्हाट वी वांट इज दैट द स्ट्रक्चर शुड रिमेन सेफ। तो सेफ रहने के लिए हर तरह के स्ट्रेसेस उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं, स्ट्रेस शुड बी लेस देन स्ट्रेंथ। तो अब आप स्ट्रेस कहेंगे कौन कौन से? तो हमारे पास एक्शियल स्ट्रेसेस होते हैं। तो जब मैं एक्शियल स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस, इट शुड बी लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी लेस देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर एक्शियल स्ट्रेसेस के बाद बात करूंगा बेंडिंग स्ट्रेसेस की।
तो बेंडिंग स्ट्रेसेस शुड बी लेस देन बेंडिंग स्ट्रेंथ। फिर टॉर्जनल स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस, तो ये सभी तरह के स्ट्रेसेस अपनी अपनी स्ट्रेंथ से कम रहने चाहिए। फिर सर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी क्या होती है, आपको नाम से पता लग रहा है, ये सर्विस, एक स्ट्रक्चर जिसके लिए भी आपने बनाया है वो अपनी सर्विस को मेंटेन करे, मतलब वो अपनी सर्विस को दे पाए, मतलब जिसके लिए वो बना है। तो सर्विसेबिलिटी मतलब डिफ्लेक्शन ना आ जाए उसमें बहुत ज़्यादा, ऐसा ना हो कि आपका स्ट्रक्चर सेफ तो है, मतलब सेफ का मतलब वो टूट नहीं रहा, वो फेल नहीं कर रहा, मतलब कोलैप्स नहीं कर रहा, वो तो हो जाएगा कि सेफ है, बट सर्विसेबल मतलब कि इवन इफ वो कोलैप्स नहीं कर रहा, अगर वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए, फिर अगर वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गया तो भी तो गलत है, बेशक वो टूट नहीं रहा, तो हमें डर लगेगा ना। जैसे आप मान लेते हैं कि आप जिस अभी फ्लोर पर बैठे हैं, मान लेते हैं कि वो उसकी जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, तो क्या आप उसके ऊपर सेफ महसूस करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो सर्विसेबल नहीं है। या फिर अगर मान लो वो जिस स्लैब पर आप बैठे हैं, जिस छत पर आप बैठे हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाए ऐसे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, अगर मान लो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स दिख जाएं, आप जिस आरसीसी स्ट्रक्चर पर बैठे हैं अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाइड क्रैक्स हो जाएंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। सो डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन सर्विसिबिलिटी में हम देखते हैं कि वो सर्विस दे सके, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर सर्विस हो दे पाए। मतलब हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि वो सेफ रहे, कि मतलब वो कोलैप्स ना हो, हम चाहते हैं कि वो कोलैप्स तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बट हम चाहते हैं कि वो डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन से भी बचे। फिर हम इकोनॉमी का ध्यान रखना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना इन्वॉल्व हो जाए, हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट हमने लगा दी है। ड्यूरेबल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट फोर्सेस ऑफ वेदर, फायर, अगर कोई फायर है या वेदरिंग एक्शन ना होने शुरू हो जाए, और जो चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको वो ड्यूरेबल रहे, उससे वो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अगर मान लेते हैं कि आपका जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उस पर बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हो रही, फिर धूप निकल आई, तो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग से भी ये ड्यूरेबल रहे, मतलब खराब ना हो स्ट्रक्चर। एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ध्यान में रखना है कि वो दिखने में अच्छा लगे, नहीं तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर के ऊपर आर्किटेक्ट बैठा होता है, वो आर्किटेक्ट दिमाग खा जाता है। एस्थेटिकली आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रक्चर अच्छा रहे। फिर प्रैक्टिकेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी। सो प्रैक्टिकेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपका स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकेबल हो बनाने के लिए। ऐसा ना हो कि आप एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर हैं और आपने कुछ बहुत ही थ्योरेटिकल सा एक सॉल्यूशन दे दिया जो कि पॉसिबल नहीं है बना पाना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए आपका, एंड फीजिबल हो। फीजिबल मतलब कि ये डिपेंड करता है कि साइट कहाँ पर है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट सपोज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो आपको देखना है कि उसके आसपास कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मतलब ऐसा आप कोई एक ऐसा सॉल्यूशन मत सजेस्ट कर दें जो कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर साइट पर बना पाना ही बहुत मुश्किल है। तो दीज आर द डिफरेंट, फीजिबल होना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, या हम कह सकते हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को एकम्प्लिश करने की, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल करेंगे एक एक करके सभी स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस में। तो सबसे पहले आप ये बेसिक सा एक बहुत ही ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू है लेक्चर, ये आप एक बार स्टडी कर लें, तो नोट डाउन, पेन डाउन कर लें, ये बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे चलूँगा जिसमें मैं आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।